तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिश्ते की बातचीत चल रही होती है, जहां लड़की वालों को पता चलता है कि लड़का कॉन्डम की फैक्ट्री में क्वालिटी हेड है और इस वजह से रिश्ता टूट जाता है। अब लड़का गुस्से की आग में जलते हुए नौकरी छोड़ने का फैसला लेता है, क्योंकि उसकी नौकरी की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। कंपनी के मालिक रतन लांबा उसे इंक्रीमेंट का लालच देकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे तो शादी का लड्डू चखना था, इसलिए वो नौकरी छोड़ देता है। अब इसके बाद सानिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो केमिस्ट्री ग्रेजुएट होती है और नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही होती है। पिताजी के जाने के बाद सानिया ही घर को संभालती थी। वो अपनी माताजी, भाई बहन की देखभाल करने के लिए घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो एक दिन सानिया इंटरव्यू देने के लिए भागते हुए बस पकड़ती है। वहीं उसकी मुलाकात ऋषि नाम के लड़के से होती है, जो उसे सीट ऑफर करता है। लेकिन सानिया को लगता है कि ऋषि उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ऋषि एक बूढ़ी महिला को सीट ऑफर करता है। ये देखकर सानिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उससे माफी मांगने के लिए चाह ही रही होती है कि तभी ऋषि अपने स्टॉप पे उतर जाता है। अब हम देखते हैं कि सानिया पतंग में 2000 का नोट लगाकर उड़ा रही होती है, तो रतन जी का बेटा पतंग को खींच लेता है। वो मांझे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ नाकामयाबी लगती है। अब तानिया अपना पतंग लेने आ जाती है और बड़ी ही आसानी से धागे को तोड़ देती है। ये देखकर बाप बेटा हैरान रह जाते हैं और उनके अंदर जिज्ञासा जागती और वो पूछते हैं कि ये तुमने कैसे किया। सानिया केमिस्ट्री ग्रेजुएट थी, तो उसे सारे केमिकल्स के बारे में जानकारी होती है, जिसका फायदा उठाते हुए वो मांझे में पॉलीप्रोपिलीन नाम का केमिकल लगा देती है, जो मांझे को 2 गुना मजबूत कर देता है। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी अगर मैंने इस केमिकल का नाम सही से ना भूला हो। सानिया के केमिकल नॉलेज से रतन जी इम्प्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्वांटम क्वालिटी का काम अच्छे से कर सकती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि लड़के से क्वांटम फैक्ट्री में काम करने के लिए पूछना बहुत बड़ी बात थी। समाज में लोग कॉन्डम से ऐसे दूर भागते थे जैसे भूत देख लिया हो। तो वो हिम्मत दिखाते हुए सानिया से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी फैक्ट्री में कॉन्डम क्वालिटी हेड के पोस्ट पे काम करोगी? मैं तुम्हें 35,000 सैलरी दूंगा। अब ये बात सुनते ही सानिया को गुस्सा आ जाता है और वो रतन जी पे बरस जाती है। अब सानिया परेशान होती है क्योंकि ट्यूशन की फीस से उसका घर नहीं चल रहा होता है और वो जो इंटरव्यू देने गई थी वहाँ से उसको रिजेक्शन ही हाथ लगता है। इसलिए सानिया फैसला करती है कि वो कॉन्डम फैक्ट्री में नौकरी करेगी। तो वो फैक्ट्री जाती है और शर्त रखते हुए बोलती है कि मुझे 50,000 सैलरी चाहिए और उसकी नौकरी के बारे में किसी को कानो कान भनक नहीं लगनी चाहिए। और रतन जी को क्वालिटी हेड की ज़रूरत थी, इसलिए वो शर्त मान लेते हैं और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। नौकरी मिलने की खुशी में सानिया माता जी को मिठाई खिलाती है और सच ना बताते हुए बोलती है कि उसकी नौकरी अम्ब्रेला फैक्ट्री में लगी है, वो भी क्वालिटी हेड के पोस्ट पे। अब हम देखते हैं कि सानिया अपनी दोस्त की शादी में गई होती है, जहां उसकी मुलाकात ऋषि से होती है और वो अपनी गलती की माफ़ी मांग लेती है। अब ये सॉरी धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और एक दूसरे को अच्छे से जानने के बाद वो शादी करने का फैसला लेते हैं। घर वाले भी खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन सानिया अपनी नौकरी के बारे में किसी को नहीं बताती है। वो वही झूठ बोलती है जो उसने अपनी माता जी को बताया था। यहाँ ऋषि के परिवार वाले को दिखाते हैं, जिसमें माताजी, पिताजी और एक बड़े भैया, जो कह सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली है। वो बायोलॉजी के टीचर होते हैं। भैया शादीशुदा होते हैं, तो उनकी बीवी, एक बेटी होती है और ऋषि एक दुकान चलाता है जहाँ वो पूजा की हर एक सामग्री बेचता है। वो समय आ जाता है जब 2 प्यार के पंछी मिलन करते हैं। मिलन के दौरान सानिया अपने प्रेमी को छतरी लगाने के लिए कहती है, लेकिन ऋषि मिलन के बीच किसी को भी नहीं आने देना चाहता और बिना छतरी के सानिया के प्यार में डूब जाता है। अब अगले दिन भाभी को देखते हैं, उनके सर में अक्सर दर्द रहता है। तो भैया पैर दबाते हुए बोलते हैं, ये तुम्हारा रोज रोज का हो गया है, अब उठो, नई बहू आई है तो खाने में कुछ अच्छा बनाना। अब सानिया अपने काम पर जा रही होती है, तभी बड़े भैया बोलते हैं, ऋषि तुम्हें छोड़ आएगा,
सानिया बहुत कोशिश करती है मना करने की, लेकिन भैया एक बात नहीं सुनते और सानिया को ऋषि छोड़ने के लिए चला जाता है। तो सानिया दिमाग चलाते हुए असली अम्ब्रेला फैक्ट्री चली जाती है और गार्ड को रिश्वत देते हुए अंदर घुस जाती है ताकि ऋषि को लगे कि वो यहीं पर काम करती है। ऋषि के जाने के बाद वो यहाँ से अपनी कॉन्डम फैक्ट्री चली जाती है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। वो सोचती है कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तब तक मैं ऐसा करूँगी तो किसी को भी शक नहीं होगा। अब हम बड़े भैया को देखते हैं जो बायोलॉजी की क्लास ले रहे होते हैं, जहाँ पर वो रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाते हैं। तो भैया लड़कियों को दूसरी क्लास में भेज देते हैं जहाँ पर उन्हें फीमेल टीचर पढ़ा रही होती है। यानी लड़कियों को रिप्रोडक्शन चैप्टर फीमेल टीचर पढ़ाती है और लड़कों को मेल टीचर। यहाँ तक कि बॉडी ऑर्गन्स भी डिवाइड थे। लड़कियों को उनके पार्ट्स के बारे में बताते हैं और लड़कों को उनके पार्ट्स के बारे में। यहाँ भैया के साथ बाकी टीचर्स का भी ये मानना था कि अगर बच्चे इस उम्र में ये सब खुलकर पढ़ेंगे तो बिगड़ जाएंगे, इसलिए बच्चों को रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता था क्योंकि अगले दिन टेस्ट था और उसके पिताजी यानी भैया चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाते थे, जिसकी वजह से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। फिर सानिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाने लगती है तो मिनी कहती है आप इसे मत पढ़ाओ क्योंकि मेल और फीमेल ऑप्शनल आता है, इसलिए आप फीमेल वाला ही पढ़ा दो। तो सानिया कहती है अगर ये बुक में है तो किसी वजह से ही होगा, भले ही एग्ज़ाम में ना आए लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में काम आ सकता है, इसलिए सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब अगले दिन भाभी अचानक से बेहोश हो जाती हैं और उनके पेट के नीचे से खून बह रहा होता है। हॉस्पिटल ले जाने पर सानिया को पता चलता है कि भाभी का मिसकैरेज हुआ है और प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कई बार इमरजेंसी पिल्स खाई थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी कमज़ोर हो गई है। भाभी की इस हालत के जिम्मेदार भैया होते हैं क्योंकि भाभी के कई बार कहने के बावजूद उन्होंने कॉन्डम का उपयोग नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉन्डम बहुत ही गंदी चीज़ है। पर भैया अपने संभोग की प्रक्रिया जारी रखते रहे, जिसकी वजह से भाभी कई बार प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्हें अबॉर्शन करवाना पड़ा। अबॉर्शन वाली बात भैया को नहीं पता थी क्योंकि भैया ने कहा था संभोग के बाद सीधे गोली खा लेना, जिसकी वजह से बच्चा नहीं होगा, लेकिन भाभी ने दवाई नहीं खाई थी क्योंकि लगातार दवाई खाने की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। सानिया भैया को सच बताने की कोशिश करती है लेकिन भाभी मना कर देती हैं। वहीं मैंने भी उम्र और दिमाग से बड़ी हो चुकी थी, उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है, लेकिन थी तो वो बच्ची ही, इसलिए सानिया से रोते रोते बोलती है कि चाची आप ये कुछ कर सकती हो। भाभी की ऐसी हालत देखकर सानिया को एहसास होता है कि वो जो काम कर रही है उससे लोगों की ज़िंदगी बचती है, जिसे वो अब तक मजबूरी में कर रही थी। इसके बाद वो रतन जी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देती है और बोलती है अब से मैं यही काम करूँगी। अब जो काम उसने मजबूरी में शुरू किया था उसे अब वो पूरे दिल से करने लग जाती है और वो अपने मायके की महिलाओं को इकट्ठा करती है और कॉन्डम के फ़ायदे बताती है। वो ये भी बताती है कि कॉन्डम का इस्तेमाल ना करने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऋषि भी कॉन्डम से कतराता था तो सानिया एक फ़ाइल बनाती है जिसके अंदर सेक्स एजुकेशन के बारे में हर एक बात होती है और सानिया कॉन्डम भी लेके आती है ताकि ऋषि अब से इस्तेमाल करे। ऋषि कॉन्डम को देखते ही ऐसा चौंकता है जैसे उसने भूत देख लिया हो और वो कॉन्डम को कूड़े के डब्बे में फेंक देता है। फिर सानिया बोलती है अगर तुम्हें मुझसे करना है प्यार तो कॉन्डम को करो स्वीकार। अब ऋषि सानिया के साथ प्यार के पल बिताने के लिए तड़प रहा होता है तो वो कॉन्डम खरीदने जाता है और बहुत ही मुश्किल से कॉन्डम खरीद लेता है और फिर कॉन्डम का इस्तेमाल करते हुए दोनों एक दूसरे के गहरे प्यार में डूब जाते हैं। वहीं सानिया के समझाने के बाद बाकी औरतें भी अपने अपने घर में धरना दे देती हैं कि जब तक उनके पति कॉन्डम का उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो भी प्यार नहीं करेंगी। पति लोग बिना संभोग किए रह नहीं पाते तो अपनी बीवियों के सामने झुक जाते हैं
और मेडिकल स्टोर कॉन्डम खरीदने पहुंच जाते हैं। कॉन्डम के लिए इतनी भीड़ देखकर दुकानदार बोलता है कि तुम्हारी पत्नियां अपने इशारों पे नचवा रही हैं और तुम लोग गधों की तरह उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। दुकानदार के भड़काने पर पति लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है। फिर पत्नियां बहुत कोशिश करती हैं पतियों को रिझाने की, लेकिन मानो पति लोग पत्थर बन गए हों। कई पति तो बाहर जाकर रसगुल्ला खाने लगते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। तो औरतें फैसला करती हैं कि वो अपने पतियों को बाहर का रसगुल्ला खाने नहीं देंगी, बल्कि उन्हें घर का बना हुआ देसी रसगुल्ला ही खिलाएंगी। सानिया की ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है और अब वो फैसला करती है कि ऋषि को सब सच बता देगी कि वो क्या काम करती है। इतने में ऋषि के घर के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। उन लोगों के हाथ एक अखबार लग जाता है जिसमें लिखा होता है करनाल की पहली महिला बनी कॉन्डम क्वालिटी की हेड। वो लोग भैया पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं आपका परिवार तो बहुत संस्कारी था, तो ये है आपके संस्कार जहां आपकी बहू कॉन्डम का प्रचार कर रही है और हमारे शहर में अश्लीलता फैला रही है। अब सानिया चाहती तो थी सबको सच बताना, लेकिन इस तरह सच पता चलेगा उसे ये नहीं पता था। सानिया बहुत कोशिश करती है भैया और ऋषि को समझाने की, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। फिर सानिया ऋषि से उम्मीद करती है कि वो उसका साथ देगा, लेकिन ऋषि को भी सनाया ने कुछ नहीं बताया था, जिसकी वजह से ऋषि नाराज़ हो गया था। शायद सानिया ने अगर ऋषि को सच बता दिया होता तो आज ऋषि उसके साथ खड़ा होता। अब बड़े भैया फैसला करते हैं कि सानिया उस गंदी जगह और काम नहीं करेगी, बल्कि मेरे स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगी। लेकिन सानिया अपना काम नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसने ठान लिया था कि अब समाज में बदलाव लाकर रहेगी। इसलिए वो सामान पैक करती है और अपने मायके निकल जाती है। फिर सानिया की माँ समझाती है जो तू कर रही है एकदम सही है, लेकिन रिश्तों को इस तरह छोड़ना ये भी गलत है। तो सानिया बोलती है माँ अगर मैं उस घर में गई तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी और जो मैं चाहती हूँ समाज की औरतों के लिए भला करना, मैं वो नहीं कर पाऊँगी। फिर हम देखते हैं रतन जी सानिया के घर आते हैं और अखबार में हुए बसट के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि हमारे यहाँ एक वर्कर काम करता था जो सनाया से चलता था, उसी ने अखबार में ये खबर छपवाई थी। इसी बीच सानिया के दिमाग की घंटी बजती है और वो सोचती है कि मैं अब तक शोरूम को सजा रही थी, लेकिन दिक्कत तो गोडाउन में है। यानी कि बचपन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मिलती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि बच्चों को रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ाया जाए ताकि उन्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन प्रिंसिपल भी बड़े भैया की तरह होते हैं, तो वो सनाया को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और वहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं। सानिया हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो स्कूल के सामने ही एक टेंट लगा लेती है जिसमें उसकी माँ और बहन भाई मदद करते हैं। वो वहाँ पर रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड सारे पोस्टर लगा देती है और बच्चों को बोलती है तुम्हें जो भी सवाल हो तुम पूछ सकते हो। तो एक लड़का छुपते हुए सानिया के पास आता है और डरते हुए पूछता है क्या किस करने से बच्चे हो सकते हैं। सानिया मुस्कुराते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो लड़का राहत के सांस लेता है, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया था, जिस वजह से उसे डर था कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट ना हो जाए। अब ये आपको सुनने में मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब मैं भी छोटी थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि किस करने से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। हालांकि आज की जनरेशन हमसे कुछ ज़्यादा ही समझदार है। उन्हें 5वीं 6ठी क्लास में सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। अब अचानक सानिया के पास बच्चों की कतार लग जाती है। अब जाहिर है बढ़ती उम्र के साथ उनके मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे होते हैं जिनका जवाब उन्हें स्कूल में नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए सानिया के पास आते हैं। पर ये नज़ारा बड़े भैया को पसंद नहीं आता और वो बच्चों को डांटते हुए वहाँ से भगा देते हैं। बड़े भैया सानिया को सुनाते हुए बोलते हैं हर चीज़ की अपनी उम्र होती है,
14-15 साल के बच्चों को तुम सिखा रही हो कि बच्चा कैसे करते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी चलाने का लाइसेंस 18 की एज में मिलता है, दारू पीने का 25, तो तुम्हें किस बात की जल्दी है। सानिया बोलती है, बच्चे के शरीर में 11-12 साल से ही बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण उन बच्चों में क्यूरोसिटी होती है कि अपने शरीर और उनके फंक्शन के बारे में जानने की। अगर बच्चे सीखेंगे तो गलती और गलत दोनों से ही बचेंगे। बड़े भैया को सानिया का सुनाना रास नहीं आता और सानिया की गिरफ्तारी करवा देते हैं। अब ये बात ऋषि को पता चल जाती है तो वो सानिया को छुड़ाने का फैसला करता है। वो भले ही सानिया से नाराज़ हो, लेकिन वो प्यार तो बहुत करता था। यहाँ भैया ऋषि को रोकते हुए कहते हैं, सानिया समाज में गंदगी फैला रही है, जिसे रोकना ज़रूरी है। पर ऋषि बोलता है, वो मेरी पत्नी है और मैं उसे इस तरह परेशान नहीं देख सकता। भैया फिर एहसान गिनवाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये दुकान मेरी है, जिसके दम पर तू उछल रहा है, और वैसे भी तू 12वीं फेल है तो तू कुछ कर नहीं सकता। तो ऋषि दुकान की चाबी देते हुए बोलता है, आपको आपकी दुकान मुबारक, और हाँ, भले ही मैं 12वीं फेल हूँ, लेकिन अनपढ़ आप रह गए। इसके बाद ऋषि पुलिस स्टेशन जाता है और सानिया से माफ़ी मांगते हुए उसे वहाँ से निकाल लेता है। अब दोनों स्कूल के पास जाते हैं जहाँ उन्होंने टेंट लगाया था। वो देखते हैं कि किताबों के साथ साथ टेंट भी उजड़ चुका होता है। तभी वहाँ बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और उन्हें भीगने से बचा लेते हैं। अब भैया चैन की नींद सो रहे होते हैं, तभी उन्हें पढ़ाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो जाकर देखते हैं कि आंगन में सानिया बच्चों को रिप्रोडक्शन पढ़ा रही होती है और उन्हीं बच्चों के बीच मिनी भी मौजूद थी। वहीं ऋषि और उनके माता पिता भी सानिया का साथ दे रहे होते हैं। फिर बड़े भैया चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या है ये सब, मिनी पे क्या असर पड़ेगा। और भाभी को बोलते हैं, मिनी को अंदर लेके जाओ। फिर भाभी बड़ी ही हिम्मत दिखाते हुए बोलती हैं, पहले आप बताइए, एक ह्यूमन बॉडी कितने अबॉर्शंस झेल सकती है जवाब। मैंने अब तक 3 अबॉर्शंस झेले हैं, उसके बावजूद दवाई खा रही हूँ ताकि बच्चा ना हो। ये सब एक कॉन्डम के इस्तेमाल से रुक सकता है, लेकिन आप ये बात समझने को राज़ी नहीं हैं। पर मैं चाहती हूँ कि ये सारी बातें मिनी समझे। फिर मिनी भी भैया से बोलती है कि मुझे सब समझ आता है, जब मैंने माँ को हॉस्पिटल में देखा था तब मैं बहुत डर गई थी। पापा, जब मेरी शादी हो जाएगी क्या आप मुझे इस हालत में देख सकते हैं। फिर बेटी के प्यार में बड़े भैया पिघल जाते हैं और मिनी को गले लगा लेते हैं। सबसे माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि सानिया जो कर रही है एकदम सही कर रही है और मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। अब हम देखते हैं कि बड़े भैया स्कूल में बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं, वो भी खुलकर। वहीं समाज में लोग कॉन्डम की इम्पोर्टेंस को समझने लग जाते हैं और खुलेआम बातचीत करने लगते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है। जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे या फिर जिन्होंने इस फिल्म का प्रचार देखा होगा, उन्हें शर्म आ रही होगी कि बार बार इस फिल्म में कॉन्डम का नाम लिया गया है। ये आपकी या मेरी गलती नहीं है। बचपन में हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं किया गया, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाया गया था ताकि हम एग्ज़ाम में पास हो सकें। लेकिन असली ज़िंदगी में हम पास हो या फेल, किसे फ़र्क पड़ता है। कॉन्डम एक आम चीज़ है, उतना ही जितना कपड़े पहनना या क्रीम पाउडर लगाना। लड़के कॉन्डम शान से नहीं पहनते हैं, लेकिन इनकी गलती की सज़ा लड़कियों को मिलती है। जिस तरह हम कपड़े पहनते हैं ताकि हम ठंड या धूप से बच सकें, सूखेपन या बैक्टीरिया से बचने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह कॉन्डम का इस्तेमाल है। कॉन्डम कई बीमारियों से बचाता है जो जानलेवा होती है। तो नौजवान से लेके माता पिता तक मेरी विनती है कि अगर आपका बच्चा कुछ जानना चाहता है तो उसे डांटिए मत, उसे प्यार से समझाइए ताकि वो सीख सके और आगे चलकर गलती और गलत से बच सके। नहीं तो बच्चे अपने अंदर फूट रहे सवालों के चक्कर में गलत कदम उठा लेते हैं और गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो ये था छतरी वाली का एक्सप्लेनेशन। मेरी वीडियो और फिल्म कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।